नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और एक ऐसा विषय है जो कि आगामी यूजीसी नेट जून 2024 के सिलेबस को लेकर है। क्योंकि पिछले साल नवंबर महीने में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हुई थी कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने वाला है। इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं उनके मन में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है। प्रश्न उठ रहा है कि ये सिलेबस बदलेगा तो क्या क्या बदलाव होगा, या फिर इसका हम इंतज़ार कब तक करते रहें कि बदलेगा। तो यूजीसी जो भी नवंबर में कमेटी गठित की गई थी कि नई शिक्षा नीति के आधार पर कुछ बदलाव किए जाएंगे, उसकी चीज़ों को यूजीसी नेट में भी जोड़ने का एक तरीके से प्रस्ताव दिया गया है। अब ये कहा गया था कि जनवरी महीने में बदला हुआ सिलेबस आपको दिखाई दे सकता है, जो कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 24 जनवरी को, तब तक इस तरीके कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आने, परीक्षा फॉर्म भरने की जो भी तिथि घोषित होने से पहले का जो समय है उसमें आप अपने को किस तरीके से व्यवस्थित करते हुए जून 2024 की तैयारी करें, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में जो यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आए हुए हैं और उसकी जो कट ऑफ रही है उसकी चर्चा करते हुए हम ये भी अनुमान लगाएंगे कि सिलेबस जो बदलने की संभावना है उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है और क्या क्या बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस कोई पहली बार बदलने नहीं जा रहा है, बल्कि इसकी एक क्रोनोलॉजी रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले हाल फिलहाल में कई परीक्षाओं के रिजल्ट्स आए हुए हैं, जिसमें केवीएस है, ईएमआरएस है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती है, यूजीसी नेट। इसमें तमाम विद्यार्थी इस चैनल से पढ़ते हुए सफलता हासिल किए हैं। उन्होंने अपने सफलता को कमेंट्स के माध्यम से हमारी तरफ संप्रेषित किया। कई विद्यार्थियों ने फ़ोन कॉल्स इत्यादि भी किया, तो अच्छा लगा। एक शिक्षक के विद्यार्थी जब सफल होते हैं तो एक तरीके से खुशी होती है। वहीं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो असफल भी हो रहे हैं, तो हमें दुख भी होता है और संवेदना, अफसोस के अलावा और हमारे पास कोई चीज़ नहीं बचती है। आगे हम यही उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि आप हार मत मानिए, कमर कसते हुए आगे की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। जो विद्यार्थी सफल थे वो भी कभी न कभी अपने जीवन में असफल थे, तो यही सीख लेते हुए हमें आगे मूव करना है। परेशान, हताश और तनावग्रस्त नहीं होना है, नहीं तो आगे की परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। तो 2-4 दिन तो इसका असर होता ही है, फिर हम अपने मन को नियंत्रित करते हुए दोबारा से एक बार उठने की कोशिश करते हैं, और यही जीवन की सत्यता भी है। तो जो भी विद्यार्थी सफल हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हैं उनको मैं यही कहूँगा कि हमारा साथ बना रहेगा, आपको हार नहीं माननी है। तो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट्स आया, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी नेट हुए, बहुत सारे जेआरएफ हुए। आगे जो नेट हुए हैं वो जेआरएफ के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो इसलिए जो परीक्षा एक तरीके से देखा जाए तो कठिन प्रतियोगिता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 6% के आसपास में रिजल्ट्स भी आता है, तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको मिल जाएंगे, या फिर जो नए सफल विद्यार्थी हैं वो ये दावा पेश करते हैं कि आप 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं, आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी बातों में आपको नहीं फंसना है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज तारीख है 24 जनवरी है, तो आपके पास लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में आपको यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कमर कस के तैयारी में लग जाना है। बातें सबकी सुनिए, लेकिन आप अपनी क्षमता को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको
क्या करना है, क्योंकि सबकी रणनीति अलग अलग ढंग की होती है। जो 10 से 15 दिनों में निकालते हैं, हो सकता है कि वो ऑलरेडी पहले कभी तैयारी कर चुके रहे हों और जब वो सफल हुए हों तो उस टाइम वो केवल 10 से 15 दिन पढ़े हों। सबके रणनीति, सबका मूल मंत्र अलग ढंग का होता है, तो किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अपनी क्षमता को पहचानते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी बीच मैंने एक वीडियो देखा, क्योंकि जब रिजल्ट्स आया हुआ था यूजीसी नेट का, तो हमने डाला था कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस जाहिर कीजिए। तो एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि हमारी सफलता में आपका योगदान है। और फिर नीचे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई अपनी रणनीति बताए। तो एक कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि आप कैसे इस परीक्षा को क्वालिफाई किए, उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वीडियो में इसको बता दिया हूँ। तो मैं भी उस वीडियो को क्लिक किया, तो मैंने देखा कि बताने की जगह पे ज़्यादा उनके अंदर नाटकीयता या फिर अभिनेता मुझे दिखाई दिया। और लगभग जितनी किताबें थीं, जो मूल किताबें हैं जिनके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी चयनित भी हुए, उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और चंद चुटकियों में कैसे नेट जेआरएफ निकाला जाए इसकी रणनीति वो बताने लगे, जो कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। अगर आप वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखें तो इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करने के लिए 4 से 5 महीने तो लेकर चलने ही पड़ेंगे, एकदम सीरियसली। ठीक है, अगर आपका बेस पहले से नहीं है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी लगातार 4 से 5 बार दे चुका है, तो वो विद्यार्थी 10 से 15 दिनों में सही रणनीति बना के निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मैं पहली बार इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और 10 से 15 दिनों में निकाल लूँगा, तो फिर ये असंभव है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों के बातों में मत आइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और मुझे कबीर का समय याद आ रहा है कि सच्चे गुरु को खोजना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग T20 के ज़माने में हैं, चाह रहे हैं कि 15 से 20 दिनों में ही चीज़ें मिल जाएं, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, ये परीक्षा का दौर क्या है, कठिन है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस बदलने की बात की जा रही है, इसकी जो क्रोनोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि जब ये परीक्षा शुरू हुई तो सबसे पहले इसको यूजीसी नेट कराया करता था और इसमें 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ करते थे, जिसमें कि आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना था अलग अलग कैटेगरी में। पेपर 2 यूं ही चलता था, उसका आप कितना भी मैक्सिमम नंबर लाएं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में रहता था। और पेपर 3 जो होता था वो लिखित पैटर्न पर आधारित होता था और उसी पर मेरिट बनती थी और आपको नेट या जेआरएफ बता दिया जाता था। तो यानी कि पहला पेपर और तीसरा पेपर पर ही दारोमदार था। और ये उसमें था कि पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 3 की जांच होगी, उसका मूल्यांकन होगा। तो जब यूजीसी खुद इस परीक्षा को कराती थी तो ये पैटर्न था। अगर हिंदी विषय के सिलेबस की बात करें या फिर फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करें तो हिंदी साहित्य में जो आप देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट करा रहा है, अब पोर्शन वही थे, भाषा विज्ञान, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। और उसमें कुछ स्पेशल पेपर हुआ करते थे, जैसे कि काव्य शास्त्र, कथा साहित्य या फिर छायावाद, भक्ति काल से रिलेटेड भक्ति काव्य, ठीक है, कथा साहित्य जैसा कि मैंने बता दिया। तो ये सब पोर्शन हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि आपको हिंदी साहित्य पूरा पढ़ना था, हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख जुड़ी हुई गद्य विधाएँ हैं या फिर अन्य गद्य विधाएँ सबको पढ़ना था, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र। फर्स्ट पेपर में सेम टू सेम वैसा ही था, रिसर्च एप्टीट्यूड, पर्यावरण से रिलेटेड रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो भी था, ठीक है। तो ये पैटर्न था। आगे चलकर जब सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया तो शुरुआत में तो 3 पेपर हुआ करते थे, फिर लगा कि अब 2 ही पेपर हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
तो फर्स्ट पेपर में प्रयोग करते हुए 60 प्रश्न आते थे, उसमें से 50 प्रश्न करने रहते थे, और सेकेंड जो पेपर था उसमें 75 प्रश्न हुआ करते थे। इन सबको मिलाकर पूरे रिजल्ट्स बनते थे। ठीक है, फिर यूजीसी एनटीए नेट आया, तो उसने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया कुछ परीक्षाओं तक, लेकिन बाद में फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न और सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न हो गए। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल का जो रिजल्ट्स आया हुआ है उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के सिलेबस में या फिर फर्स्ट पेपर के सिलेबस में बहुत ही आमूल चूल हल्का फुल्का परिवर्तन रहा है। परिवर्तन आप देखेंगे तो पैटर्न के ऊपर रहा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं। जहां शुरुआती दौर में वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, सीधे सपाट प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन जब यूजीसी एनटीए नेट पेपर बनाना शुरू किया और सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ, टेक्स्ट को जोड़ा गया, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के जो टेक्स्ट, तो शुरुआत में तो हल्के फुल्के सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब टेक्स्ट के अंदर से सवाल पूछे जाने लगे। और क्योंकि ये परीक्षा का थोड़ा स्तर ठीक करना समझे होंगे एक्सपर्ट्स इत्यादि, तो थोड़ा सा पेपर के जो भी सिलेबस लगा हुआ था टेक्स्ट, उसके अंदर सवाल पूछना शुरू किए, तो धीरे धीरे पेपर का जो स्तर है वो कठिन सा प्रतीत होने लगा। जब आपको वन लाइनर किताबों को पढ़ने की आदत रहेगी, ऑब्जेक्टिव्स किताबों को पढ़ने की आदत रहेगी, तो अंदर से जब सवाल पूछे जाएंगे, टेक्स्ट से सवाल पूछे जाएंगे, तो ऐसे पेपर कठिन प्रतीत होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यूजीसी जब से एग्जाम करा रही है, यूजीसी एनटीए नेट जब से एग्जाम करा रही है, तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा रहा है, काव्य शास्त्र पूरा रहा है, भाषा विज्ञान पूरा पोर्शन रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो समय बचे हुए, जब तक सिलेबस बदलने का नोटिस कि नहीं आता है या फिर पूरा आ नहीं जाता है कि ये सिलेबस रहेगा, तब तक आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें आप हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र बढ़िया से कवर कर लीजिए। अब आपके मन में आने लगा होगा कि कहाँ से हम बढ़िया से कवर करें, तो हमने प्लेलिस्ट में पिछले साल का जो भी सिलेबस रहा है उस पर डिस्कशन करते हुए उन किताबों के बारे में चर्चा की है कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है जिसको कि आप लिंक पे जाकर जुड़ सकते हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 1200 लोग उस ग्रुप से जुड़ चुके हैं, और वहाँ पर मैं सुबह और शाम दोनों समय में आपको मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूँ। मटेरियल जब उपलब्ध करा रहा हूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई न मैं कोर्स बेचता हूँ और न समय समय पर डिस्काउंट देता हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा कभी नहीं रही है, न आगे कभी रहेगी भी। तो आपको अपना चैनल मानकर, अपने लिए मानकर पूरा देखना है, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले गुवाहाटी से एक परीक्षार्थी ने मुझे फ़ोन किया, गुवाहाटी जो असम में है। उन्होंने कहा कि मैंने आपके चैनल को बड़े ही ईमानदारी ढंग से देखा था और उसका ये परिणाम रहा कि मैं आज नेट क्वालिफाइड हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो इस तरीके से कोई संसाधन भी नहीं है और मैं देखने में बहुत अच्छा भी, हैंडसम भी नहीं हूँ, फिर भी आपने इस चैनल को इतना ईमानदारी और आत्मीयता से कैसे देखा। तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो कंटेंट मुझे दिखाई दिया वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक दिखाई दिया और मुझे लगा कि यहाँ से हमें सही जानकारी मिल सकती है। और एकदम आंख बंद करके हमने आपकी सभी वीडियोज को, लगभग 100-200 वीडियोज उन्होंने डाउनलोड करके रखा हुआ था और उन्होंने तैयारी किया और उनका निकल गया। और उन्होंने एक चीज़ और बताया कि वो जो वीडियो स्लो मोशन में है, मतलब धीरे धीरे आवाज़ में, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं भी उतना एडिटिंग नहीं कर पाता था, तो कुछ वीडियो एकदम मेरी वास्तविक जो आवाज़ में, कभी कभी बोलते बोलते आदमी धीरे धीरे बोलता है लेकिन उसको एहसास नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बंद कमरे में सीमित संसाधनों में आप सभी से चर्चा करता हूँ। मेरे भी मन में है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो, सब कुछ हो, लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट, विश्वसनीय कंटेंट आप सभी को दूं जिससे कि आप, अगर आप
कीमती समय अपना दे रहे हैं तो आपको एक राहत महसूस हो कि हमने जो भी दिया है वहाँ कुछ पाया है, ठीक है, और फ्री होके आपको पढ़ना है, कोई टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मेरी बातों को गंभीरता से सुनते हुए और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि सिलेबस की एक क्रोनोलॉजी रही है, कभी 3 पेपर रहा करते थे, कभी 2 पेपर रहा करते थे, लेकिन आप देखेंगे कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन या बदलाव आपको नहीं दिखाई दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में पूरा पढ़ना है, और जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी बहुत हल्का फुल्का पॉइंट्स ही बदले, बस पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ। अब हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए जो बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है तो उसमें क्या बदल सकता है। बहुत बदल सकता है। तो एक तो NEP को लाया जा सकता है, लाया भी जाएगा तो फर्स्ट पेपर में कहीं उसको जोड़ा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे EMRS का आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका जो फर्स्ट पेपर था उसमें NEP थोड़ा पढ़ना था, आपको याद आ गया होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी था, पेडागोजी भी था, सब कुछ था उसमें पढ़ना था। हो सकता है कि कुछ पॉइंट इसमें जोड़े जाएं। एक और बदलाव किया जा सकता है कि लिखित परीक्षा करवाई जा सकती है। मैं बस संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि अब जब ऑब्जेक्टिव टाइप के हो रहे हैं, OMR सीट पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ज़्यादातर, तो उसकी जगह पे आप लिखित परीक्षा करवाएं, जिससे कि कई बार ना इसमें ज़्यादा भार हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको टीचर्स खोजने पड़ेंगे कॉपी का मूल्यांकन करने के लिए। तो एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हो सकता है कि थोड़ा सृजनात्मकता को ध्यान में रखते हुए या फिर समझ कितनी विकसित है, रटंत विद्या को हटाने के लिए लिखित लाया जा सकता है, जिसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। एक लाया जा सकता है कि माइनस मार्किंग। जब मैं UGC नेट की तैयारी कर रहा था, सन 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, तो जस्ट उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें माइनस मार्किंग लागू की गई थी, फर्स्ट पेपर में और सेकंड, क्योंकि थर्ड पेपर तो लिखित हुआ करता था। तो फर्स्ट पेपर में जब माइनस मार्किंग थी तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई ही नहीं हुए थे, और वो मुझे जहाँ तक याद है कि पहली बार और आखिरी बार ही प्रयोग था और वहीं ख़त्म हो गया, बाद में कभी माइनस मार्किंग लाया ही नहीं गया। तो एक यहाँ पर चांस बन सकता है कि माइनस मार्किंग लागू हो। तो अभी आगामी आप जितने भी परीक्षाओं को देख रहे हैं, चाहे UPGDC के देखिए, UPGIC को देखिए, या फिर अलग अलग राज्यों में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ कुछ में माइनस मार्किंग है। और आप लोगों ने तो EMRS इत्यादि का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर भी माइनस मार्किंग आपने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में माइनस मार्किंग हो सकता है कि कॉमन हो जाए, हर परीक्षा में हो जाए। तो इसके लिए तो आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि अलग अलग चैनल्स पे मतलब चीज़ों को बताया जा रहा है, जिससे कि उनके अंदर बहुत डर सा पैदा हो गया कि सिलेबस बदल जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। सिलेबस जैसा कि मैंने कहा ना कि पहली बार नहीं बदला हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जब लिखित एग्ज़ाम हुआ करते थे, जिसमें मैंने 2 बार JRF निकाला था लिखित एग्ज़ाम में, उसमें लिखना पड़ता था, करीब 30 से 35 प्रश्नों को लिखना पड़ता था, और वो प्रश्न अलग अलग ढंग के थे, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, टिप्पणी वाले, और उसमें भी खाका बना रहता था कि इतने ही शब्दों में आपको लिखना है। तो उससे बड़ा चुनौतीपूर्ण तो एग्ज़ाम आगे नहीं हो पाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास करके पढ़ते रहना है। जो भी अभी वक्त बचा हुआ है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जितनी भी प्रामाणिक किताबें हैं, उनको आप बैठ के अपने टाइम टेबल के अनुसार पूरा कवर कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। काव्य शास्त्र को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी अभी टेक्स्ट लगे हुए हैं वो उनको भी रिवाइज करते जाइए। मैं पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग समय निकाल कर उनको देखते रहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत
बदलाव हो अगर सिलेबस में, तो भारतीय संस्कृति परंपरा से रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं या फिर रचनाकार हैं उनको थोड़ा सा जोड़ा जाए, क्योंकि समय समाज को देखते हुए कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो यूजीसी नेट में यही सब परिवर्तन है, होने के चांसेज हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों की संख्या को कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रयास यही रहेगा कि विद्यार्थियों के लिए भार न हो, बल्कि सरलीकरण किया जाएगा उसका। तो इसलिए घबराने की तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कहीं से आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही सब कुछ आएगा। आप अगर हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो एक पेपर तो आपका हिंदी साहित्य रहेगा ही रहेगा, और फर्स्ट पेपर के लिए आपको अलग से रणनीति बनाकर पढ़ना ही होगा। तो नोटिफिकेशन जब तक आता है हम भी इंतज़ार करते हैं। इस बीच जो भी वक्त बचा हुआ है और उस वक्त में आप अपने टाइम टेबल के अनुसार प्रामाणिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और इतना पढ़ लीजिए कि नोटिफिकेशन आए और सिलेबस में अगर बदलाव भी हो तो आपके ऊपर ज़्यादा कुछ असर ना हो। जो नई चीज़ें बदली हुई आपके सामने आएंगी उनको भी आप जल्दी से कवर कर लेंगे, और बाकी तो मैं आप सभी के साथ में हूँ। आखिर में एक चर्चा और करना चाहूँगा कि जो भी यूजीसी नेट का दिसंबर 2023 का रिजल्ट आया उसमें नंबर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे, बहुत जगह पे रैंकिंग की बात की गई कि फला फर्स्ट रैंक देखा, सेकेंड रैंक। 2 जगहों पर मैंने देखा, एक हरियाणा में कोई था जो कि पीएचडी के बाद नेट निकाला हुआ है और अखबार में छपा कि उसका दूसरा रैंक था। तो जितने भी सक्सेस विद्यार्थी हैं, क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं, वो अपने सर्टिफिकेट पर जाकर देख सकते हैं, कहीं पर रैंक इत्यादि की बात नहीं की गई। हाँ, CSIR में रैंकिंग जरूर हुआ करती थी, लेकिन यूजीसी नेट में जब से मुझे होश आया है, मैं भी परीक्षाओं में बैठा और क्वालिफाइड भी हुआ, कहीं रैंकिंग इत्यादि नहीं दिखा। अब किस तरीके से लोग अपने को रैंकिंग में बता रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। टीचर्स का तो मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, उन विद्यार्थियों का दोष दूंगा जो बता रहे हैं कि मैं फर्स्ट रैंक हूँ, सेकेंड रैंक हूँ, थर्ड रैंक हूँ। एक तरीके से वो अपने फ्यूचर में आने वाली विश्वसनीयता को खो रहे हैं। अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चलेगा। ये सब क्षणिक लोकप्रियता के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होगा। तो साफ साफ बात यह है कि रैंकिंग किसी भी चीज़ का नाम नहीं है इसमें। ये क्वालिफाइड एग्जाम है। हाँ, 6% लोगों को इसमें एक तरीके से चुना जाता है। जो लोग 6% के अंदर में आते हैं उन्हीं को क्वालिफाइड माना जाता है। एक कट ऑफ निर्धारित कर दी जाती है। जो कट ऑफ आई थी इस बार, नंबर इसमें दिए गए थे, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में जिनका 160 नंबर बन रहा था, यानी कि 80 क्वेश्चन के आसपास में सही थे, उनका हो गया था नेट। इसके बाद EWS में जिनके 74 प्रश्न थे, ठीक है, यानी 148 नंबर। OBC में 144 नंबर, यानी कि जिनके 72 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। SC में जिनके 68 क्वेश्चन सही थे, यानी कि 136 नंबर जिनके हो रहे थे, वो उनका नेट हो गया था। और ST में जिसके 66 क्वेश्चन सही थे, यानी 132 नंबर थे, उनके नेट हो गए थे। तो आप देख रहे हैं, आप टारगेट बनाकर चलिए कि 150 में कम से कम आप 90-95 क्वेश्चन करने लायक हों। इतना टारगेट लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके कम हो जाएं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बढ़ भी जाएं। वो पेपर के ऊपर निर्भर करता है कि पेपर का स्तर क्या रहा है, ठीक है। अगर कठिन पेपर आएगा तो सबके लिए होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन पेपर की जो प्रकृति है वो कठिन होती जा रही है। मतलब पढ़ने में टाइम की कमी हो जा रही है, या फिर कई विद्यार्थियों को इंटरनेट कंप्यूटर पर पढ़ने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर समझने में भी दिक्कत होती है। तो उसके हिसाब से भी पेपर आप देख रहे हैं कि थोड़े बड़े बड़े विकल्पों में भी आ रहे हैं और स्वरूप में भी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि इसका जो पैटर्न है वो कठिन होता गया है, ठीक है ना। और टेक्स्ट के अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए पेपर के ऊपर निर्भर करता है कि मेरिट हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी। तो ये तो हर परीक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि
नोटिफिकेशन का हम इंतज़ार करते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि कमेटी गठित की गई है। अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कितना भी बदलाव होगा तो बहुत होगा तो 5 से 10% के आसपास में ही कुछ बदलाव हो सकता है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी, और भी चीज़ें होंगी तो इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।